जो उजूल की जो बातें होती हैं उनसे थोड़ा दूर रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई मोहर सारंग जी, क्योंकि हमारा जो ऑफिस इनॉग्रेशन है उसका 1 साल कंप्लीट होने जा रहा है और इसकी हम लोग हर वॉरियर्स के साथ में, लेजेंड्स के साथ में मिलके इसका सेलिब्रेशन करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ की 23 तारीख को। तो हमारे सारे वॉरियर्स और लेजेंड्स 23 तारीख को पूना पहुंच रहे और यहाँ पे हम इस ऑफिस इनॉग्रेशन का सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। तो 1 साल एमएसटी ने बहुत अच्छे लेवल पे अपने कॉर्पोरेट ऑफिस को चलाया है और इसी वजह से एमएसटी ब्लॉकचेन के जो डेवलपमेंट से इकोसिस्टम से वो बहुत बढ़िया लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरीके से एक दूसरे का हाथ, एक दूसरे का सहारा और एक दूसरे का विजन मिशन लेके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत बधाई हो मोहन सिंह। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई हो एनिवर्सरी के लिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षद जी, आपको अनम्यूट का मौका है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, स्पोर्ट्स का पार्टनरशिप के लिए कंग्रेचुलेशन सर, बहुत बड़ा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और मेरा पोस्ट भी आपके पास पहुंच गया सर। मुझे खुशी हो रहा है सर। नहीं, और आप 100% एक्टिव रहते हो। बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मैं एक सही बात बोलूं क्या, मैंने कल पंकज जी से हम आधा घंटा बात कर रहे थे। मैंने पंकज जी को कहा कि सर मैं कोई मैसेज डालता हूं तो लोग देखते कम हैं, समझते कम हैं, उनको लगता है ये छोड़िए हर रोज कुछ ना कुछ पोस्टिंग करता रहता है, लेकिन कहीं से ना कहीं से ये चीजें जब लोगों के दिमाग में चली जाती है कि यार एचओडी ने तो कुछ नहीं बताया, मैनेजमेंट ने तो कुछ नहीं बताया, हमारे फाउंडर्स ने तो कुछ नहीं बताया और लीडर्स ने भी कुछ नहीं बताया, कहीं पे उसके जूम पे ऊपर प्रेजेंटेशन नहीं हो रहे कि ये हो रहा है वो हो रहा है, और सडनली एक पोस्ट आता है कि भैया हमारा एमएसटी का 11 नोड सोल्ड होने जा रहा है और उसके लिए फंड रेजिंग का लॉन्च पैड स्टार्ट हो चुका है। तो ये बहुत बढ़िया बात है और दिल से धन्यवाद आपको सर। इसी तरीके से जो हमारे इंटरनली जो चीजें चल रही है, जो काम आगे बढ़ रहे हैं, उसको जरूर कम्युनिटी के साथ में साझा करते रहिए। थैंक यू सो मच हर्षद जी, बोलिए। सर जी, अब इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ सर। अभी जो प्राइस है इसके ऊपर मैं थोड़ा देख रहा था, वहां पर ये $51 का है, टोटल 70,000 है। यहाँ पर रेट फ्लैट रहने वाला है। इसके बारे में एज ए कैलकुलेशन जो है वो, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, पूरा नोड सोल्ड आउट होता है सर, पूरा नोड होता है, फ्रैक्शन नहीं होते, तो रेट एप्रिसिएशन का यही नहीं बनता है उसमें। ओके, यहाँ पर टोकनाइजेशन हो सकता है ना, क्योंकि फ्रैक्शन का हिसाब से ही दाम दिया है। नहीं, बराबर है, यहाँ पे टोकनाइजेशन हो सकता है, बट उसके पूरे राइट्स उस नेटवर्क के पास में, अपने पास में नहीं है। ठीक है सर, तो प्राइस के बारे में $51 प्राइस के बारे में भी और टोकनाइजेशन के बारे में उसके पूरे राइट्स उनके पास में है, क्योंकि हम लोग उनको पूरा नोड सेल कर रहे हैं। ओके, नोड सेल कर रहे हैं तो लेकिन यहाँ पर दाम विदाउट जीएसटी जा रहा है ना, टैक्सेशन नहीं है, मतलब यहाँ पर 18% जीएसटी है। नहीं, पूरा जो नोड सोल्ड आउट हुआ है ना, पूरा नोड सोल्ड आउट विद जीएसटी जाएगा। और प्राइस का हिसाब डाल दिया तो आज का दाम यहाँ पर 10th नोड में क्या चल रहा है, 4,808 चल रहा है, लेकिन वहां पर डॉलर में कन्वर्ट किया तो 4,813 आ रहा है। तो अब जो 10th नोड का आखिरी फ्रैक्शन सेल होगा तब 5,857 होगा, तो यहाँ से लगभग 1,200 रुपीज ऊपर होगा। मतलब वो 11वां नोड आज का डेट का प्राइस जो है विदाउट जीएसटी उस पर सेल होने जा रहा है और वहां पर सस्ता पड़ जाएगा। कहाँ पे 11वां नोड सस्ता पड़ जाएगा? नहीं, सस्ता नहीं पड़ेगा सर, वहां पे है ना, वहां पे उस नोड को पूरी तरीके से सेल किया है, वो फ्रैक्शनल मॉडल में नहीं है। नहीं, जो भी लोग, और वहां पे और एक चीज आपने और एक चीज नोटिस की है क्या, वहां पे कमीशन डिवाइड नहीं हो रहे। हाँ, ओके, ये भी है ना, तो ये फंडामेंटल कैलकुलेशंस रहते हैं। ओके,
दैट्स फाइन सर। और यहाँ पर 11 नोड का वेबसाइट में जो प्राइस रेंज था वो था 5857 स्टार्टिंग से 7143। अब मान लेते कि 11 नोड पूरा सेल हो गया तो नेक्स्ट 10th नोड होने के बाद हमारे लिए तो 12वां लोड आ जाएगा सेलिंग के लिए। तब इसका स्टार्टिंग प्राइस होना चाहिए 7143 का। तो यहाँ से लगभग 1200 या 300 का प्राइस दोबारा जंप होगा क्या? देखिए ये प्राइस एप्रिसिएशन जो है वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है। मैनेजमेंट यदि चाहती है कि हमारे वैलिडेटर्स का या हमारे कम्युनिटी को फायदा हो तो हो सकता है कि मैनेजमेंट आपको उसका बेनिफिट दे, जैसे पिछली बार हुआ था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा क्योंकि अभी कंटिन्यूसली रेट एप्लीकेशन होता जा रहा है। पिछली बार जो 1500 हुआ वो सरप्राइजिंग था। यदि वो नहीं सरप्राइजिंग नहीं था, वहां पे क्या हुआ था कि जो हमारा 9th नोड है वो हमने सोल्ड किया था 8 नोड के प्राइस में। हाँ, तो 9th नोड का प्राइस सिस्टम ने लिया ही नहीं था कम्युनिटी से, बराबर है, क्योंकि 8वां नोड एंजल इन्वेस्टर्स को सेल किया था, बराबर है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अभी ये डायरेक्टली लॉन्च पैड के ऊपर सेल हो रहा है। ओके सर। हाँ, तो अभी जैसे ही ये 11वां नोड खत्म होगा 12वें नोड का प्राइसिंग आएगा। अभी मान के चलिए कि तब तक अपने नोड्स खत्म भी नहीं हुए, फ्रैक्शंस खत्म भी नहीं हुए 10वें नोड के, और 12वां नोड भी जैसे ये आया इसी तरीके से और कोई एंजल इन्वेस्टर आया और 12वां नोड एक्टिव कर गया तो क्या होगा? फिर 13वें नोड का प्राइस देना पड़ेगा हमें। जरूर सर ना, मेरा क्योंकि ये होगा ही, क्योंकि क्या है अभी कंटिन्यू एंजल इन्वेस्टर पार्टनरशिप चल रही है। जी आगे। मेरा ये मतलब था कि सरप्राइजिंग होने से पहले 15,000 जो जंप हुआ वो पहले 15 दिन या 20 दिन पहले बताया वो ये राइज होने वाला है करके, तो एग्जिस्टिंग वैलिडेटर बहुत सारे एक्चुअली परचेस कर सकते थे करके। नहीं एक्चुअली ये बातें हो रही थी, ऐसा नहीं है हर्षित जी की ये सडनली हुआ है। नहीं, मैंने इसकी बातें हर एक जूम के ऊपर 1 महीना मैंने डिस्कशन किया है, 15 दिन की बात छोड़ी, 1 महीना 1.5 महीने डिस्कशन किया है कि 8वां नोड खत्म होने जा रहा है, 7वां नोड खत्म होने जा रहा है, 8वां नोड हमारा एंजल इन्वेस्टर्स को दिया जा रहा है, तो 9th नोड का प्राइसिंग आ सकता है। नहीं, जो 10th में आया ना जंप 1,500 उसके बारे में बता रहा था। तो 9th का एंड उसका जो डिफरेंस है ना, अभी देखिए हुआ क्या है, 8वां नोड एंजल इन्वेस्टर्स को सोल्ड किया। हाँ सर बिल्कुल। 9वां नोड हमने बाय किया, बराबर है, और 9th नोड जो सेल हुआ था वो 8वें नोड के प्राइस में सेल हुआ था। बिल्कुल सर। तो जिस टाइम पे ये 9th नोड सेल हो रहा था 8वें प्राइस में, 8 नंबर के नोड के प्राइस में, तब कंटिन्यूसली ये डिस्कशन जूम के ऊपर हो रही थी, कंटिन्यू कम्युनिटी में ये डिस्कशन हो रही थी कि जैसे ही 9th नोड खत्म हो जाएगा इसका प्राइस वेरिएशन आएगा क्योंकि इसका रेट अप्रिसिएशन होने वाला है। ओके सर, मेरा ध्यान में नहीं आया होगा। ठीक है सर। और एक लास्ट क्वेश्चन सर, तो 11th नोड कब एक्टिव होगा सर? अभी मैंने लॉन्च पैड के ऊपर जो दिखाया 12 जुलाई, उसके पहले 2 दिन पहले होगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। पहले नोड जब एक्टिवेट होता है तो पहले उसको टेस्ट भी किया जाता है, स्केल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ब्लॉक वैलिडेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 48 आवर्स का टाइमिंग रहता ही है उसका। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। और कुछ सवाल? बस सर, थैंक यू। आपके जूम आपके वीडियोस बहुत ही शानदार रहते हैं, नॉलेजेबल रहते हैं हर्षल जी। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या कहना है ये अभी जो जर्नी स्टार्ट की है एमएसटी ने, जिस तरीके से ये अपनी इनोवेशंस को आगे बढ़ा रहे? सर मेरे पास जो व्यूअर्स के अलग अलग प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट को मैंने स्टडी किया। इसके बाद में एमएसटी छोड़ के कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारे लूप होल्स है। जैसे इंडिया में और भी 2 ब्लॉकचेन है, ये ब्लॉकचेन था वो 2022 में उसने टेस्टनेट शुरू किया था। इसके बाद में उसने कॉइन पहले से ही सेल किया था, उस कॉइन का 99.5% का वैल्यू धमार हो गया, नीचे गिर गया। ये सब देखने के बाद यहाँ पर जो वैल्यू मिल रहा है
इसके बाद में ये छोड़ के क्यों दूसरा प्रोजेक्ट में जाएंगे। और जो भी अभी कॉइन का 1 रुपए तक या 80 पैसा तक आ चुका है, जो मैंने ये 15 दिन 20 दिन पहले 55 पैसे में खरीदा था, अभी इतना आ गया, तो ये तो आराम से 5 रुपए तक दिसंबर तक आराम से जा सकता है। तो यहाँ पर कॉइन परचेज में भी एक अच्छा मौका मिल रहा है। जो लिक्विडिटी नहीं है, ये सब जो बोल रहे थे 2 करोड़ का वैल्यू नहीं है, उनका आंखें अभी तो खुल गए होंगे। अभी वो जो चूना भेज रहे थे लोगों को अपना प्लेटफॉर्म के लिए लेके जाने के लिए, उनको तो अभी दूसरा कुछ बहाना ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये बहाना तो फेल हो चुका है, प्रूव हो चुका है कि यहाँ पर लिक्विडिटी देने का जरूरत नहीं है। जो भी ये बायर्स है, इतना लोग बड़े, उन दोनों को, बायर्स और सेलर्स को एक जगह पे लेके आके उनको सुविधा बना दिया तो बस काफी है। बायर्स बहुत है, परचेज करने के लिए तड़प रहे। अभी 10 लाख कॉइन का रिक्वायरमेंट मेरे पास आ चुके, बट सेलर्स नहीं मिल रहे हैं सर 1 रुपए से नीचे का दाम पर। और एक मैं चीज पूछ रहा था शतलोभ जी कि कॉइन बाय करना सही है या फ्रैक्शन बाय करना सही है? सर अभी क्या हो रहा था, जो नोट फ्रैक्शन का प्राइस के सामने कॉइन सस्ते में मिल रहा था, तब कॉइन बना। अभी बैलेंस हो चुका है सर, अभी दोनों भी सही है। और जैसे कॉइन महंगा हो जाता है, मिलना मुश्किल हो जाता है, तब आपको नोट फ्रैक्शन ही सेल करना है। जब इम्बैलेंस था, ये 15 दिन 20 दिन पहले इम्बैलेंस था, 50 पैसे में कॉइन मिल रहे थे, वो तब कॉइन मिलना बहुत अच्छा था। अब के 1 रुपए 20 पैसे, कोई 2 रुपए में परचेस करे, 2 रुपए में कॉइन परचेस करने से बजाय नोट फ्रैक्शन परचेस करना, ये दोनों का प्राइस बैलेंस में ही जाना है। और कॉइन भी एमएसटी ब्लॉकचेन का ही है, उसको भी एक्यूमुलेट करना ही है। और जिन्होंने पहले खरीदा है, सेकेंड नोट, फर्स्ट नोट पे, पब्लिक नोट पे खरीदा है, उनको तो मौका मिलना चाहिए ना 1.5 साल के बाद उनको प्रॉफिट बुक करने का। वो तो प्रॉफिट ही बुक कर रहे हैं सर, 14 पैसे में उनको एक कॉइन का कॉस्ट पड़ रहा है। तो 1 रुपए में सेल किया तो 500% 600% प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, लॉस तो बुक नहीं कर रहे। तो उनको भी प्रॉफिट बुक करने थे, यहाँ से आगे वाला प्रॉफिट हम लोग खा लेते हैं जो कॉइन परचेस करके। अभी मैंने नोट फ्रैक्शन भी सितंबर में खरीदा था, 100 से अधिक नोट फ्रैक्शन है। अब कॉइन भी 1.5 लाख कॉइन परचेस करके भी रखा है। तो दोनों भी साथ में चलना है सर जी। और एक बात थी कि क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को कि बेनिफिट दायक कौन सा है? कॉइन बाय करना बेनिफिट दायक है या फ्रैक्शन बाय करना बेनिफिट दायक है? सर आपको सस्ते दाम पर कॉइन मिल रहा है तो कॉइन भी एमएसटी ब्लॉकचेन का ही खरीदना है। कॉइन ही नहीं मिल रहा है आपको एक विश्वसनीय जगह पे या महंगा मिल रहा है तो आप नोट फ्रैक्शन से आराम से आप परचेस कर सकते हैं, कितना चाहिए तो आप परचेस कर दीजिए। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। दोस्तों मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, यदि आप एज अ कॉइन होल्डर बनते हैं तो आप 5 लाख कॉइन लेंगे, 10 लाख कॉइन लेंगे या 20 लाख कॉइन लेंगे, इतने तो कॉइन मुझे नहीं लगता है कहीं पे मिल रहे, लेकिन फिर भी लेंगे तो वो कॉइन सेल कर दिए, आपकी ओनरशिप खत्म हुई, आप इस ब्लॉकचेन के बस यूजर और ट्रेडर बन के रह गए। लेकिन उसी अमाउंट से यदि आपने फ्रैक्शंस खरीदे तो आपका बेनिफिट क्या हुआ? अगले 18 साल, मैं 18 साल क्यों बोल रहा हूं क्योंकि 2 साल बहुत जल्दी हमारे खत्म होने वाले हैं अभी। तो अगले 18 साल इस ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन्स को एज अ रिवॉर्ड में आप कमाओगे। दूसरी बात, जो आपने फ्रैक्शन लिया है, जो आपने ओनरशिप ली है, उसका प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली डे बाय डे आगे बढ़ता जा रहा है। यानी 2 बेनिफिट्स आपको हो गए। एक तो आपके पास में नेटिव कॉइन आ रहे हैं, उसको आप ट्रेड करोगे, उसको आप बेनिफिट लोगे। दूसरी चीज कि जो आपके पास में फ्रैक्शन आ रहे हैं, जो आपके एसेट्स है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, उसका दाम डे बाय डे बढ़ रहा है। आज इथेरियम के नोड वैलिडेटर बनने के लिए जो इथेरियम होल्ड कर रहे हैं, बीएनबी के नोड वैलिडेटर बनने के लिए जो बीएनबी होल्ड कर रहे हैं, वो उतना दाम दे रहे उस वैलिडेटर फ्रैक्शंस के लिए, नोड्स के लिए। यानी 2 तरीके से आप यहां पे बेनिफिट्स बना सकते हो। साथ ही साथ इस ओनरशिप्स के थ्रू इस ब्लॉकचेन के गवर्नेंस वोटिंग राइट्स को भी आप निभा सकते हैं। यदि आपने आपके नेटिव कॉइन्स यहाँ पे गवर्नेंस एंडाउ में होल्ड किए, स्टेक किए। इसके अलावा पीओएस मैकेनिज्म में भी
आगे बढ़ सकते हो, पीओएस में आपके नेटिव कॉइन्स को स्टिक कर सकते हो, यहाँ से डेली जो ट्रांजेक्शंस बन रहे हैं उसके बेनिफिट्स आप ले सकते हो। इसी के अलावा अलग अलग इकोसिस्टम जो आ रहे हैं वो आप यूज कर सकते हो। तो फ्रैक्शन वैलिडेटर बनना ये बहुत नसीब की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कॉइन्स आपको कभी भी मिल जाएंगे, लेकिन फ्रैक्शंस आपको कभी नहीं मिलेंगे जैसे ही 21 नोड एक्टिवेट हो गए। ये ओनरशिप आपको फिर से कभी नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो बहुत बड़े दाम में मिलेगी। तो फ्रैक्शन होल्डर बनना, इस ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद 9 बज चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे कुछ 14-15 लोग हैं, इनके साथ में डिस्कशंस करते। जी सर, सिलक राम जी बताइए। सर नमस्कार जी। नमस्ते जी सर, मेरा क्वेश्चन है छोटा सा। जी बताइए। मैंने 25 फ्रैक्शन बाई किए हुए हैं जी। जी 10 फ्रैक्शन तो नोट 1 में है, 10 2 में है जी, 4 नोट 8 में और 1 है 4 तो 4वें नोट में है और 1 है 8 नोट में। ओके। फ्रैक्शन नोट 2 में कॉइन मेरे 300 कॉइन लॉस हो गए जी। कोई बात नहीं सर, अगले 19-18 साल में जो नोड वैलिडेशंस का प्रोग्राम बना है, इसमें जो रिवॉर्ड मैकेनिज्म बना है, जिस तरीके से ब्लॉकचेन के प्रोटोकॉल के हिसाब से एक नोड यदि वैलिडेशन पे नहीं आता है तो उसके डिफरेंस कॉइन्स अदर नोड्स को दिए जाते हैं। तो अभी नोड 2 की बारी थी, हो सकता है फ्यूचर में कोई नोड और यदि वैलिडेशन पे नहीं आया तो उसका जो डिफरेंस कॉइन है वो आपके वॉलेट में पहुंच जाएगा। जी सर, क्योंकि ये सेंट्रलाइज नहीं है। इस ब्लॉकचेन का सिंपल नियम है, सिंपल फंडा है। हर 3 सेकंड में एक नोड, हर 3 सेकंड में ब्लॉक वैलिडेशन होता है। उस ब्लॉक वैलिडेशन में कॉइन्स मिंट होते हैं और वो कॉइन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जितने एक्टिव नोड है उनमें। जी सर, नोट 1 में तो कुल दोनों बराबर होने चाहिए। नोट 1 में 2 में 10 फ्रैक्शन है मेरे दोनों में। नोट 1 में भी 10 है, 2 में भी 10 है। नोट 1 में तो इक्वल आ रहे हैं कॉइन, नोट 2 में 300। नोट 2 में इसीलिए वो नहीं आए हैं, उसका रीजन ये है कि उस नोड्स के वैलिडेशन प्रॉपरली नहीं हुए हैं, जो एज अ ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल के हिसाब से उस नोड को जेल हो गए थे, और 48 आवर्स टू 72 आवर्स उस ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेशंस नहीं हुए थे। नोड 2 के वैलिडेशंस नहीं हुए थे, इसके वजह से वहां पे नेटिव कॉइन नहीं आए थे। तो मैंने आपको अभी यही बताया कि जैसे ही आगे ये नोड वैलिडेशंस कंटिन्यू बढ़ता जाएगा और जो रिवॉर्ड मैकेनिज्म है वो जिस तरीके से 18 साल का डिजाइन किया है, जो आपके डिफरेंस कॉइन्स है वो आपको ऐड होते जाएंगे, डोंट वरी। जी सर, थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। सतपाल जी। नमस्कार जी। नमस्ते सर, थोड़ा छोटा सुझाव रखना चाहता था मैं। तो एक दिन पहले भी मैंने मीटिंग में रखी थी बात। आप किस रैंक पे है सर? सर अभी सेकंड रैंक पे ही हूँ। स्पाइडर है आप? स्पाइडर हूँ जी। स्पार्टन मैं, हाँ स्पार्टन हूँ जी। ओके बताइए। तो मैं सुझाव रखना चाहता था जी, जैसे पहले फ्रैक्शन का रेट कम था, 2000 रुपए तक तो ठीक था, क्योंकि जो कंडीशन लगाई हुई थी वो पहले लेवल पे 20 आइडिया डायरेक्ट करनी है और 1 लाख का बिजनेस करना है। अब फ्रैक्शन का रेट जैसे हाई हो गया, अब 12वां नोट जैसे ओपन होगा तो 7100 के पार जाएगा रेट। तो अब मेरा सुझाव है, जैसे पहले लेवल पे 20 आइडिया डायरेक्ट थी तो 25 कर दी जाए उनको, और जो 1 लाख की कंडीशन थी वो हटा दी जाए, और सेकंड लेवल पे 50 कर दी जाए। वहां 5 लाख का बिजनेस था, वो कंडीशन हटा दी जाए इसी तरीके से। तो इससे सिंगल सेलिंग उसके ऊपर दिमाग लगाते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं है ना। मैं मैनेजमेंट से बात करता हूँ सर जरूर। हाँ, उसमें सिंगल आइडिया ज्यादा आएगी सर, डायरेक्ट बिजनेस ज्यादा आएगा, सिंगल आइडिया ज्यादा आएगी तो होल्डिंग ज्यादा रहेगी। कोई बात नहीं सर, मैं एक बार बात करता हूँ मैनेजमेंट से। थैंक यू। आगे बढ़ते। सैमसंग SM
सर आपको मौका नहीं दिया जाएगा, आप जब तक आपका नाम नहीं लगाओगे। बप्पा बासु जी, आपको अनम्यूट का मौका है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर एमएसटी तो बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक्चुअली वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ, पश्चिम बंगाल जी। से। सर जी। एक्चुअली हमारा जो एलडीपी का प्रोग्राम था वो कब होगा? आपका एलडीपी का प्रोग्राम अभी पहले वॉरियर्स का एक मीटअप हो रहा है जो हमारे ऑफिस इनॉग्रेशन के पास में हो रहा है। इसके बाद में हम लोग हर एक एरिया में एलडीपी के जगह पे ऑडिटोरियम ले रहे हैं, अच्छा जो फुल डे ऑडिटोरियम रहेगा सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। अच्छा और जो एलडीपी में आपको एक दिन में सिखाया जाता है वही चीजें वहां पे सिखाने वाले हैं, और वो ऑडिटोरियम रहेगा करीबन 1,500 लोगों का। अच्छा, वो कहाँ होगा? 5-6 स्टेट हम लोगों ने तय किए हैं। अच्छा, अभी तक प्रोग्राम वो 6 स्टेट में होगा। उसका पहला शुरुआत केरला से हो रहा है। केरला से। अच्छा ठीक है सर, यही जानना था। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। विश्वरंजन जी, विश्वरंजन जी आपको अनम्यूट का मौका है, फिर से अनम्यूट कीजिएगा सर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फास्ट फास्ट। हेलो सर। जी। बोलिए मॉर्निंग मॉर्निंग। सर, मेरा सवाल सर ये है कि जैसे कि आप स्टार्टिंग में बता रहे थे आपका आवाज कम आ रहा है सर, आपका आवाज कम आ रहा है। हेलो हाँ सर, अभी आ रहा है? जी आ रहा है। सर जैसे कि आप मीटिंग स्टार्टिंग में जैसे आप बोले कि आज बहुत बढ़िया टॉपिक रखने वाले हैं कि अभी इतना कम समय में ये 21 नोड कैसे जाएगा, इसके बारे में सर आप बताने वाले थे। सर वो बताए नहीं कि शायद बताए, मैं सुना नहीं तो। शायद आपने सुना नहीं सर, मैंने तो सारी बातें बताई। अच्छा, और सर और एक जो सर सवाल मेरा छोटा सा है कि सर जिन जिन कंपनी के साथ हमारा पार्टनरशिप बन रहा है तो सर उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा अगर बताया जाएगा, और इनके साथ ये हमारा बाकायदा मैंने पिछले सेशन में, मैंने पिछले रविवार को जो सेशन लिया था उसमें ये चीजें बताई थी। शायद सर मैं स्किप और हमारे जूम सेशन जो हो रहे हैं सर डेली के सुबह शाम के, उस सेशन में भी हमारे जो जूम प्रेजेंटर है जिसमें मनीष बेनीवाल जी है, पंकज जी है, शेख शकूर जी है, उन्नी कृष्णन जी है, धनसुख जी है। कभी ज्वाइन किया हूँ, कभी नहीं सुना हूँ, इसलिए सर मेरा ये शायद आपका नसीब खराब है सर, क्योंकि मैं हर दिन मीटिंग में बैठता हूँ, हर दिन सुनाई देता है वो सारी चीजें। लेकिन शायद वो जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, आप कनेक्ट करते रहिएगा मेरे सेशंस को भी और उनके सेशंस को भी। डे बाय डे आपको सारे जो स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप्स हुए उसके डिटेलिंग पता चलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर। आगे बढ़ते हैं। उत्तम करमरकर जी। उत्तम करमरकर जी आपको अनम्यूट का मौका है। अमित कुमार जी आपको अनम्यूट का मौका है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्शन लाइव होते होते तो 2027 आ जाएगा, क्या उसके पहले प्रोजेक्ट लाइव क्या उसी समय के आसपास ही हो पाएंगे? सरल प्रोटोकॉल है। प्रोजेक्ट लाइव तो ऑलरेडी धीरे धीरे हो रहे सारे। तो सर टेस्टनेट पे है ना सारे अभी तो? हाँ, टेस्टनेट के ऊपर भी है, मेननेट के ऊपर भी कॉन्ट्रैक्ट लाइव हो चुके हैं। उसका इंटरनली वर्क चल रहा है क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट का टेक डेवलप होना रहता है, बस कॉन्ट्रैक्ट बनाना ही प्रोजेक्ट नहीं रहता है। और वो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट्स रहते हैं। तो सर ये है तो फिर हम लोग 2027 के पहले जैसे 21 नोड एक्टिवेट हो जाएंगे उसके बाद में डे बाय डे आप डिप्लॉयमेंट देखोगे प्रोजेक्ट्स की। हार्विंग के बाद ही स्टार्टिंग हो जाएंगे कुछ प्रोजेक्ट। यस सर यही क्वेश्चन क्योंकि लेयर 1 ब्लॉकचेन में 21 नोड एक्टिवेट होना बहुत अनिवार्य रहता है।
मगर सर ऐसा नहीं, कहीं पे ऐसा भी हमने देखा है कि ब्लॉकचेन अपना नोड एक्टिव करने के बावजूद भी काम उनका चलता रहता है, स्टेकिंग वगैरह सारी चीजें। मुझे बताएंगे कोई भी लेयर 1 ब्लॉकचेन में बताएंगे कि ब्लॉकचेन लाइव होने से पहले भी प्रोजेक्ट डिप्लॉय और डेवलप हुआ है? नहीं, कुछ नोड उनके एक्टिव हो जाते हैं, मतलब जरूरी नहीं कंपलसरी है मैं वही बोल रहा कि मुझे बताएंगे कौन सी लेयर 1 ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर ये चीजें हुई है नोड एक्टिवेट होने के बाद में। एक नाम बताइए मुझे। पॉलीगॉन का सर क्या हुआ था स्टार्टिंग? पॉलीगॉन का क्या हुआ था स्टार्टिंग, आप बताइए मुझे, आपको पता है थोड़ा? नहीं सर पता नहीं, मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ क्या हुआ। पॉलीगॉन लेयर 1 है क्या, ये बताइए मुझे। लेयर 2 है। और हम किसकी बात कर रहे हैं? लेयर 1। मतलब एक्टिव होना ही जरूरी है, तभी उसके ऊपर काम आगे बढ़ सकता है। जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, एमडी अब्दुल हुसैन जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर मैं ये पूछना चाहता था सर, हम आईडी लॉगिन करने का टाइम में जो हम ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऐड करते हैं ना, आपका आवाज कम आ रहा है। क्या दूसरा किसी का आईडी लॉगिन करने में? सर अभी आ रहा है आवाज? हाँ आ रहा है। हेलो हाँ बोलिए। सर हम आईडी बनाते सर, आईडी बनाते हैं समय जो हम ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर यूज करते हैं ना हम लोग, जो दूसरा किसी आईडी बनाने का टाइम में यही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इसमें नहीं यूज कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि ये एमएलएम प्रोजेक्ट नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फॉलो किया जाता है। अच्छा अच्छा सर, ठीक है सर। यहाँ पे केवाईसी पॉलिसीज को फॉलो किया जाता है। हमने ट्राई किया था, नहीं हो रहा था, आपको पूछा मैं सर। और एक आधार कार्ड, यही होता है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहमद जी हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर मेरा सवाल है, एमएसटी ब्लॉकचेन का कभी डिसेंट्रलाइज हो जाएगा? ऑलरेडी डिसेंट्रलाइज है, उसीलिए तो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय और डेवलप हो रहे हैं। नहीं, अभी वो पूरा फ्रैक्शन ओपन हो जाएगा बोला था ना नवंबर तक। नहीं, टोटल 21 नोड्स एक्टिव हो जाएंगे तो ब्लॉकचेन 100% स्केलेबल बनेगी। और कभी हो जाएगा सर? ये हैल्विंग के टाइम पे। हैल्विंग क्या यही साल में हो जाएगा, अगले साल में? हैल्विंग इसी साल में है। फिर उसी होने के बाद 120 दिन बचे हैं सर। पीओएस का इनकम उसी टाइम चालू हो जाएगा क्या? पीओएस का उसके बाद में ही, क्योंकि जब स्केलेबल बनेगी प्रोजेक्ट इसके ऊपर आएंगे, ट्रांजेक्शन बनेंगे, गैस फीस बनेंगी, पीओएस कॉन्ट्रैक्ट भी लाइव होगा, वहां पे आप स्टेक करोगे, वहां से आपके पीओएस की इनकम स्टार्ट होंगे। उससे कैसे इनकम मिलेगा, परसेंटेज के हिसाब से कैसे? उसका पूरा डिटेलिंग जैसे ही लाइव होता है 21 नोड्स, उसके बाद में उसका एक सेशन कंडक्ट करेंगे सर। और नवंबर तक 21 नोड पूरा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया था अभी, जो चीजें यदि आपने सुनी है, तो डे बाय डे स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप जो बन रही है, एंजल इन्वेस्टर्स जो कनेक्ट हो रहे, वो इस फ्रैक्शंस को बाय कर रहे, तो ये होता रहेगा। ओके, जय हिंद, जेएचडी यूपीएस जी सर। धर्मेंद्र सिंह जी लखनऊ से। सर नमस्कार। नमस्ते सर, मुझे इतना प्राउड फील होता है जिस तरह से आप और हमारा मैनेजमेंट जिस तरह से काम कर रहा है, कोई बहुत बड़ा सवाल तो बचता ही नहीं है सर, जिस तरह से आप और मैनेजमेंट काम कर रहा है सर। बस एक छोटी सी जानकारी चाहिए थी सर, कि जो हम लोगों ने
एनएफटी मिंटिंग करी थी, मैंने भी किया हुआ है सर। फ्यूचर में उसका यूज क्या होने वाला है सर, थोड़ी सी कोई आइडिया अगर देखिए एनएफटी मिंटिंग जो आपने की है वो यदि रियर एनएफटी है तो उसका एनएफटी मार्केट प्लेस पे लिस्टिंग होगा और वहां पे ट्रेड होंगे। जी 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 हमारा हम लोग का एमएसटी है तो रेयर तो है ही है सर जी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जी एनएफटी मार्केट प्लेस तैयार होगा और उस एनएफटी मार्केट प्लेस के ऊपर जितने भी एनएफटीज मिंट हुए है वो लिस्ट हो जाएंगे। जी 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 ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। निर्मला देवी जी, आपको अनम्यूट का मौका है। राजीव कुमार मिश्रा जी। जी सर, हरिओम सर, नमस्कार सर। हरिओम, नमस्ते। हम तो अपने कम्युनिटी में सीधा बोलते हैं सर कि 21 मोटर लगा हुआ है इस इंजन में और कंपनी की लाचारी है 21 मोटर का स्टार्ट करना, तभी इंजन सुचारू रूप से चलेगी। अब खुशी की बात ये है सर कि हम लोग फ्रैक्शन जो लिए हैं और नोट्स अगर बिक जाता है कम्युनिटी को, एंजल को, तो वो हम लोग के हाथ से, पब्लिक के हाथ से निकल जाएगा। आने वाला समय उसका पछतावा आएगा। बड़े बड़े कम्युनिटी ले लगे नोट्स, तो ये जनरल एक्शन हम लोग जो ले रहे हैं ज्यादा कम्युनिटी के लिए, आम जनता के लिए, वो मौका हाथ से निकल जाएगा। इस चीज को आदमी अभी नहीं समझ रहा है सर। आदमी समझ रहा है कि आज गाछ लगाए, कल फल तोड़े, परसों गाछ को जड़ से काट दे। यही हुआ है कि आज लगाए एकदम पैनिक हो रहा है, कब लिस्ट होगा, कब ये होगा। अरे हम यही उदाहरण देते हैं कि एक वृक्ष लगाओगे तो 3 साल वेट करना होगा। राय का खेती नहीं है 3 महीना में हो गया, उग गया, काट गिरी। ये सागवान वृक्ष लग रहा है, 100 वर्ष के वृक्ष है, वेट करना होगा। यही सर अपना अनुभव पेश किया सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। आगे बढ़ते हैं। ओमकार जी, ओमकार शर्मा जी। मेरी बात अवेलेबल है सर? जी आपकी वॉइस अवेलेबल है, बताइए सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पूरी कम्युनिटी, ऑल कम्युनिटी को सुप्रभात। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासो यद भद्रं तन्न आसो। हम कुछ परम पिता परमेश्वर को याद करते हुए कि हमारा जो परचम है वो विश्व में लहरा है और हमेशा वो बुलंदियों को प्राप्त करे, और पूरी कम्युनिटी को हम नमन वंदन करते हैं, ताकि सभी के आत्मा रूपी परमात्मा को नमन करते हैं कि सभी खुशहाल रहें और सभी का भविष्य उज्जवल रहे। सर मेरा सवाल नहीं है, कम्युनिटी के 2 सवाल हैं जो कुछ डाउट था जी। कम्युनिटी कुछ ये जानना चाहती है कि जैसे हमारे अभी जैसे नेटिव कोइन हम P2P कर रहे हैं, जैसे नोट पूरे हमारे फ्रैक्शन सेल हो जाते हैं, उसके बाद जो हमारे पास फ्रैक्शन है हम उसको भी P2 कर सकते हैं, कंफर्म है? इसके लिए प्रोविजन बनाया जा रहा है नोट फ्रैक्शंस का जी। और जैसे ही ओपन सोर्स हो जाता है तो आप फ्रैक्शन सेलिंग के लिए भी ऑप्शंस एमएसटी ओपन कर सकते हैं। अच्छा, जैसे अभी एग्जिस्टिंग किसी भी लेयर 1 ब्लॉकचेन में आप नोड वैलिडेटर बनते हो ना, उसी तरीके से यहाँ पे वो चीजें हो सकती है। नहीं, अभी जैसे मीटिंग में कई बार बताया जा रहा था, कुछ लोगों का डाउट है कि भाई सारे नोट जब कंपनी सेल कर देगी तो उसके बाद जैसे हम कोइन को P2P कर रहे हैं, उसको ओपन सोर्स किया जाएगा सर, ओपन सोर्स किया जाएगा। मतलब ये तो हो जाएगा, हमारे को कंफर्म हो जाना चाहिए। हाँ सर, हेलो, हो सकता है, हो सकता है। और एक और सवाल था मेरा, यही क्लियर करना चाह रहे थे। एक तो ये हो गया, दूसरा हम ये जानना चाह रहे थे कि जो भी अभी फ्रैक्शन लोग खरीद रहे हैं, तो अभी लोगों का यही समझ है कि भाई अभी हम फ्रैक्शन खरीदें या टोकन खरीदें, तो लोग थोड़ी सी अमाउंट के लिए टोकन की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, परंतु हमने जो एनालिसिस किया कि अभी फ्रैक्शन ही ज्यादा खरीदने के लिए हमारा भविष्य जो है फाइनेंशियल फ्रीडम तक जा सकते हैं, क्योंकि
जिन लोगों ने अच्छे टाइम से फ्रैक्शन खरीदते हैं वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं। जैसे हमने एनालिसिस किया थीरियम की ब्लॉकचेन पे और वीएनबी की ब्लॉकचेन पे, जो वैलिडेटर वो आज फाइनेंशियल फ्रीडम, तो इसके लिए हमारे को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद। इतने ही मेरा सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं। HP डैश, शायद आप अनम्यूट कर पा रहे सर। HP डैश, प्रशांत पाटिल जी। जी नमस्ते नमस्ते HP डैश जी, बोलिए सर मैं इस बार तो ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है मगर मेरे थोड़ा क्लैरिफाई नहीं हो पाया। तो जैसे कि हमारा अभी आपने बोले कि 11th नोड हमारा एंजल बायर ऑलरेडी है, चल हो जाएगा। 11th नोड अगर चला जाएगा तो ये जो अभी 10th नोड चल रहा है इसका अभी इमीडिएटली उसके ऊपर उसका फ्रैक्शन का रेट बढ़ जाएगा या नहीं? नहीं 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 नहीं, 10th नोड जिस हिसाब से सेल हुआ है उसी हिसाब से, और जिस अल्गोरिदम के हिसाब से, जिस प्राइसिंग के हिसाब से सेल होना है उसी हिसाब से रहेगा। जैसे 11वां नोड पूरा खत्म हो जाएगा, 12th नोड का प्राइसिंग जो है वो 12th नोड के हिसाब से आएगा। तो 10th नोड पूरा खत्म होने के बाद 12th नोड प्राइस इंप्लीमेंट होगा। राइट राइट राइट। अच्छा, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, हमारा जो हम फ्रैक्शन होल्डर हो रहे हैं तो उसका बेनिफिट हम 20 इयर्स के लिए हमको मिलेगा। 20 इयर्स के बाद फ्रैक्शन होल्डर को क्या बेनिफिट मिलेगा? फ्रैक्शन होल्डर को ऑप्शन ये है कि उनके पास में जो नेटिव कॉइन है वो नेटिव कॉइन वो POS कर दे, जो 50% आपके होल्ड है अभी, मान के चलिए, बराबर है। वो यदि सिस्टम रिलीज करता है, होल्ड क्यों रखे हैं? क्योंकि आपको वैलिडेशंस करने हैं, बराबर है। और वही कॉइन्स आपने यदि POS करे, प्रूफ ऑफ स्टेक कॉन्ट्रैक्ट में लगाए, तो आपको जो इस ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन बन रहे हैं, गैस फीस बन रहे हैं, उसका रेवेन्यू कंटिन्यू आता रहेगा। तो इसका मतलब विदाउट फ्रैक्शन होल्डर कोई भी POS में स्टेक नहीं कर पाएगा। उसके लिए चार्जेस लगेंगे ना, जितना जितना आप इतनी आसानी से आप करेंगे ना उतना वहां पे चार्ज लगेगा। अच्छा, अभी आप एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा गूगल के ऊपर सर्च कीजिए, किसी भी ब्लॉकचेन का नोड वैलिडेटर मुझे बनना है तो कितना पैसा लगता है, बराबर है। दूसरा आप सर्च कीजिएगा, मैं ये आपके लिए नहीं बोल रहा, पूरी कम्युनिटी के लिए बोल रहा। दूसरा एक सर्च कीजिएगा कि किसी भी लेयर 1 ब्लॉकचेन के POS कॉन्ट्रैक्ट में मुझे स्टेक लेना है तो मुझे कितने कॉइन स्टेक करने पड़ेंगे, राइट। अभी यहाँ पे एक बात आप गौर कीजिएगा, आप MST के नोड वैलिडेटर है जहां पे आपको नेटिव कॉइन एज अ रिवॉर्ड में आ रहे हैं, उसके लिए कुछ पैसा दे रहे क्या आप? नहीं। अभी आप BNB के नोड वैलिडेटर बनने जाएंगे तो क्या देना पड़ेगा? BNB का तो मुझे मालूम नहीं, 2000 BNB, आज के हिसाब से 2000 BNB। अच्छा ठीक है, बराबर है। दूसरी बात, आप यहाँ पे BNB के प्रूफ ऑफ स्टेक कॉन्ट्रैक्ट में आप एज अ स्टेक करना चाह रहे तो क्या करना पड़ेगा? BNB स्टेक करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू आज ज्यादा है। और वही कॉइन एज अ नोड वैलिडेटर को कैसे आए हैं? रिवॉर्ड में। यानी नया कोई यूजर उस ब्लॉकचेन का नोड वैलिडेटर बनना चाह रहा है तो वो कॉइन को बाय करेगा और स्टेक करेगा, और वहां पे प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी या प्रूफ ऑफ स्टेक कॉन्ट्रैक्ट में वो एज अ स्टेक करना चाह रहा है तो भी उसको कॉइन बाय करके स्टेक ही करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके पास में ऑलरेडी कॉइन नहीं है जो आपके पास में है। तो इसका मतलब है जो हमारा फ्रैक्शन में जो 50% कॉइन अभी स्टेक हो रहा है वो रहेगा नहीं, उसका रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो 21 नोड एक्टिवेट होने के बाद में वो डिक्लेयर किया जाएगा, डोंट वरी, क्योंकि वो वैलिडेशंस के लिए होल्ड रखे हैं। क्योंकि आप कभी भी लेयर 1 ब्लॉकचेन में एज अ वैलिडेटर बनते हो ना तो आपके एड्रेस के ऊपर आपके नेटिव कॉइन होल्ड होना जरूरी रहते हैं, तभी आप वैलिडेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। प्रशांत पाटिल जी, आपको अनम्यूट का मौका है। नमस्कार सर. नमस्ते. नमस्ते आणि आभार आहे मला या मंचावर बोलण्याची संधी दिली.
आणि तुमचं प्रेझेंटेशन ज्या मीटिंग असते त्यावेळेला अजून जरा कॉन्फिडन्स लेवल वाढतो आमचा. फक्त प्रश्न काय नाही आहे आणि फक्त एक गोष्ट जाणून घ्यायची होती की जी तुम्ही लोकेशन सांगितलं 5 ते 6 लोकेशन ऑडिटोरियमचे, त्यामध्ये महाराष्ट्र पुणे वगैरे काय असण्याची शक्यता आहे का सर? महाराष्ट्र पण आपण करणार आहोत. ओके ओके, थँक्यू. कारण आपल्या कम्युनिटीला देखील संधी मिळाल्याचा म्हणजे आनंद होईल आणि चान्स आपल्याला हा देखील भेटण्याची खूप आतुरता आहे सर. कारण जास्तीत जास्त अवेअरनेस हवा आहे. अजून देखील प्रयत्न तर खूप चालू आहे, पण काय 24 कॅरेट सोनं घेऊन आम्ही मार्केटला उतरतोय पण कम्युनिटीला त्याची जाणीव होत नाही. त्याचं दुःख आहे सर, बाकी काही नाही. काही प्रॉब्लेम. ठीक आहे, धन्यवाद सर. धन्यवाद. कंटिन्युअसली कनेक्टेड राहा आणि त्याची जाणकारी घेत जा. अवेअरनेस चांगला आहे सर. पंकज सर पण आपल्याला चांगलं गाईड करतात. जी जी जी. ओके सर. ओके, काही प्रॉब्लेम. थँक्यू सो मच. धन्यवाद. विनोद मुनिपुरी जी. जी सर, गुड मॉर्निंग सर. नमस्कार. मॉर्निंग मॉर्निंग. सर क्वेश्चन तो नहीं है सर, बस एक जानकारी मिला था. सर ने अभी उसी चीज को पूछ रहे थे, क्लियर कर रहे थे कि सर जैसे अभी जो भी व्यक्ति नोड वैलिडेट सेक्शन जो परचेज कर रहे हैं उनको एज ए रिवार्ड के तौर पे 20 साल तो आना ही है, लेकिन जो प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी के तहत जो भी व्यक्ति जो केवाईसी किए उन्हीं को मौका मिलेगा कि अदर लोग भी मार्केट से कॉइन खरीद के? ऐसा नहीं रहता है ओपन सोर्स में. ओपन सोर्स में ऐसा नहीं रहता है. जो नोड वैलिडेटर है वो उसमें स्टेक कर सकता है. जी ओके जी सर, वही क्लियर करना था. तो अभी सर जैसे मार्केट से कोई व्यक्ति कॉइन खरीद के जब इसका प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी के तहत जो वैलिडेटर जो मिलेगा, उसको भी मिलेगा. लेकिन वो बाय करके करेगा ना. आपको तो रिवॉर्ड में मिल रहे हैं, फायदे में आप हो. तो सर वो नहीं है. जी जी. कल सर जैसे किसी $1 का रेट बना और एमएसटी ने बोला कि $2000 आपको लगाने हैं, तो आपको प्रूफ ऑफ स्टेक का रिवॉर्ड मिलेगा. जी जी. क्योंकि नोड वैलिडेटर आप है. आप किसको आपका फ्रैक्शन सेल करना चाह रहे हैं, आपके ऊपर है. उसका प्राइस भी आपके ऊपर है. सर जैसे किसी ने एक फ्रैक्शन लिया है तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा? डेफिनेटली सबको मिलेगा ना. जो लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर है वो यदि अपने कॉइन्स को स्टेक करते हैं तो उनको बेनिफिट मिलना ही है. जैसे अभी सर ने पूछ रहे थे, ज्यादा आप नेटिव कॉइन स्टेक करेंगे उतना ज्यादा आपका बेनिफिट होगा. तो सर उसमें मिनिमम कितना करना रहेगा? उसका अभी तक डिक्लेरेशन नहीं आया है. जैसे 21 नोड एक्टिवेट हो जाएंगे आपको बता दूंगा. एक्चुअल में क्या है, कई ऐसे मित्र है जो इथेरियम का लोग ऑलरेडी वैलिडेट बने हैं, लगभग 32-33 इथेरियम स्टेक करके. तो वो इस चीज को पूछ रहे थे कि बाहर में हम लोग अभी से कॉइन इकट्ठा करके कर सकते हैं क्या? उनको जरूर बताएंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि उनको ये भी बताइए कि आप फ्रैक्शन वैलिडेटर जरूर बनिए. जी सर, ये फ्रैक्शन वैलिडेटर बन रहे हैं उनको तो 20 साल रिवार्ड आएगा, लेकिन जो ब्लॉकचेन का जो ट्रांजैक्शन गैस फीस क्या उनको लाइफ टाइम आएगा कि उसकी भी एक लिमिट टाइम रहेगा? तो उसके लिए प्रूफ ऑफ स्टेक करना पड़ेगा आपके नेटिव कॉइन्स को. जैसे आप प्रूफ ऑफ स्टेक करेंगे तो आपको लाइफ टाइम आएगा ना. जितना टाइम आपका स्टेक रखेंगे उतना टाइम आपको रिवॉर्ड आएगा. तो उनके लिए ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वो भी केवाईसी करे. ये तो फ्रैक्शन के लिए केवाईसी करना पड़ेगा, लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक में उनको रखने के लिए ब्लॉकचेन का ट्रांजैक्शन गैस फीस लेने के लिए उनको केवाईसी करना कंपलसरी नहीं है ना सर? नहीं. जी सर, यही क्लियर करना था. थैंक यू सो मच. अजय जी. अजय जी अनम्यूट का मौका है आपको. निर्मला देवी जी आपको अनम्यूट का मौका है. निर्मला देवी जी आपको अनम्यूट का मौका है. सुरेश जी आपको अनम्यूट का मौका है. अजय जी बोलना चाहेंगे आप? यही है सर, ये P2P का आप लोग कुछ अनाउंसमेंट कर सकते हैं ना टेलीग्राम में, जो स्कैमर के. सर मैं ऑलरेडी ग्रुप में मैसेज डाल चुका हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ मैसेज. नहीं, मैं देख रहा हूँ, मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ सर 24/7. इसमें क्या हो रहा है सर, उन्हें जो वैलिडेटर जो वो परचेस करते हैं ना,
मतलब फ्रैक्शन करने के टाइम जो डाटा किसी और से वो फ्रैक्शन खरीद करने के लिए वो केवाईसी सब कुछ प्रोसेस करता है ना, वो डाटा सेव करके वो स्कैमर उसी डाटा से यहाँ आके चीटिंग कर रहा है। हम वैलेट भी ट्रेस करता है, वो वैलेट में कुछ नहीं रहता, जीरो पे एक्शन रहता है, लेकिन डाटा तो है, आधार कार्ड है उसकी और पैन कार्ड, ये सब कुछ शेयर करता है। उसमें एमएसटी से वही डाटा से अकाउंट बना के स्कैम कर रहा है। वो डाटा से आप ट्रेस कर सकते हैं ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे आदमी का चोरी कर रहा है। नहीं, क्या है यहाँ पे है ना सर, देखिए मेन चीज क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। टेलीग्राम के ऊपर अपना बस ओपन चैनल बना हुआ है, बराबर है, ओपन ग्रुप बना हुआ है, जिस ग्रुप के रिस्ट्रिक्शंस हम लोगों ने ऑलरेडी डाल दिए है। वहां पे मैं और एक एडमिन है जो कंटिन्यूअसली वहां पे कनेक्ट रहते हैं, बराबर है। वहां पे हम लोग कंटिन्यूअसली मैसेज देते रहते हैं कि आप P2P ट्रेडिंग का कोई भी मैसेज यहाँ पे मत करिए, बराबर। एक सेकंड खाली होल्ड कीजिएगा पंकज जी, तब तक संभालिए। थैंक यू सर। सर सही कह रहे हैं, वहाँ 2 चैनल बना हुआ है और समय समय पे लोग वहाँ निर्देश देते रहते हैं। अभी आप रिसेंटली देखेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो अभी सर ने P2P की में करके निर्देश एक दिया है इंग्लिश में। तो मैनेजमेंट निर्देश दे सकती है, लेकिन ओपन चैट होने की वजह से या तो उनको रिमूव करे या फिर वहाँ पैनल को लॉक कर दिया जाए। सर वहां पे अजय जी और पंकज जी, वहां पे मैं कंटिन्यू ऑनलाइन रहता हूँ, ऐसा कुछ मेरे नजर में आता है तो उसको हम लोग बैन करते हैं। बट वो जो ग्रुप है ना, मैं पर्सनली हमारी कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करूंगा, भाइयों वो P2P ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। वहां पे वेब3 जगत के अलग अलग इनोवेटर है, एंजल इन्वेस्टर्स है, स्ट्रैटेजी पार्टनर्स है, जो अपनी ब्लॉकचेन टेक को वॉच कर रहे हैं, और हम लोग वहां पे गंदगी कर रहे हैं। यानी पूरी दुनिया को हम लोग हमारा इनोवेशन दिखाने जा रहे हैं, और हमारे ही लीडर्स, हमारे में से कुछ स्कैमर्स अपनी निजी स्वार्थ के लिए वहां पे अपनी प्रतिमा खराब कर रहे हैं। हम लोगों के जब जब नजर में आता है मैं वहां पे बैन करके हटा देता हूं, लेकिन वो 24 घंटा 340 डेज 365 डेज हम लोग यदि करते रहेंगे ना, तो जो वहां पे लोग आए हुए हैं जो एक्चुअली वेब3 जगत के हैं, हम लोग एज ए इन्वेस्टर है, हम लोग मार्केटिंग लीडर्स है, वो वेब3 जगत के पिलर्स है, वो क्या वॉच आउट करेंगे कि इस ग्रुप में हर दिन एक को बैन किया जा रहा है, इस ग्रुप में हर दिन एक को रिमूव किया जा रहा है। तो इसका रीजन ये है कि मैनेजमेंट में कोई गलती है। ये बात मुझे बोलनी नहीं चाहिए थी, लेकिन हम लोग अपने घर को गंदा करते हैं हर एक जगह पे। देखो आप जितनी भी सोशल मीडिया चैनल्स है उसके ऊपर जाओ, अपने घर को हम लोग गंदा कर रहे अलग अलग बिहेवियर्स करके। भाई इतनी अच्छी चीज आपके नसीब से आपको मिली है, आपको कोई लिंक आती है, आपको कोई पोस्ट आती है, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, पॉजिटिव अप्रोच दो। पॉजिटिव अप्रोच दोगी तो ही दुनिया पॉजिटिव अप्रोच मिलेंगे ना। और करते ही क्यों हो ऐसी चीजें? हम खुद भी ट्रांजेक्शन करते, मुझे भी कल एक मैसेज आया था, मेरे पास में 80,000 कॉइन है और मैं 60 पैसे से दे रहा। मैंने उसको क्लियरली बोला, भाई तेरे पास में है क्या? हाँ तो मुझे प्रूफ दे कि तेरे पास में कॉइन है। चुप हो गया, वो नहीं था उसके पास में प्रूफ। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले 10 बार सोचते हो ना। तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है फ्रैक्शन होल्डिंग बनने का, बनो ना फ्रैक्शन होल्डर। कॉइन तो अगले 18-19 साल जब तक आप जिंदा हो तब तक आप ट्रेड कर पाओगे, लेकिन एज अ नोड वैलिडेटर नहीं बन पाओगे ना आप कभी भी। जो चीज दी है उसको छोड़ के अलग चीजें कर रहे हैं। चलिए ये बंदा ने कम से कम 1 लाख की लेके गया, इसलिए एक क्वेश्चन रेज किया। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो बंदा है जिसने वो पैसे भेजे। सही है, उसको अक्ल नहीं है क्या?
लेकिन क्या कर रहे हो? नहीं, आपके पास ऐसे लीगल टीम तो रहता है ना, क्योंकि सर लीगल टीम को क्या क्या काम दे हम लोग? P2P ट्रेडिंग में जो आप गलतियां करोगे उसको भी सुधारने के लिए लीगल टीम को लगाए क्या हम लोग? नहीं, वो बात नहीं है। आपको ये कंपनी का तो रेपुटेशन भी डैमेज होगा ना। सर रेपुटेशन डाउन हो रहा है, इसके लिए तो हम लोग उनको बोल रहे हैं। हम लोग ग्रुप में मैसेज क्या डालते हैं, अभी आज भी सुबह मैसेज डाला है कि P2P ट्रेडिंग के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कंपनी मैनेजमेंट कहीं पे भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नहीं, अभी वो कंप्लेंट करने का भी रास्ता भी नहीं है, वो बंदा दुबई में रहता है, इसलिए आप पूछो बोल के मेरे को बोला है। अभी एक सिंपल चीज है अजय जी, ये बातें हमें समझनी चाहिए ना, जो ट्रांजेक्शन कर रहा है उसको समझना चाहिए। यहाँ पे मैनेजमेंट कैसे रिस्पॉन्सिबल बनेगी और मैनेजमेंट हर एक चीज को कैसे आगे बढ़ाएगी? और मैंने क्लियरली बोला है कि भाई रुक जाओ, फ्रैक्शन बाइंग करो, फ्रैक्शन से होल्डिंग बढ़ाओ, ओनरशिप लो, कॉइन ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंजर आएगा, स्वैपिंग प्लेटफॉर्म आएंगे, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स आएंगे, उसके ऊपर आगे बढ़ो ना। सर उसमें जो डाउनलाइन है उसके अपलाइन से वो ट्रेस कर सकता है ना कुछ सोल्यूशन निकालने का है। कैसे होगा मुझे बताइए। अभी एक मुझे बात बताइए, आपने जिसको कॉइन पैसे दिए उसका क्या डिटेलिंग है? इसकी आधार कार्ड है, पान कार्ड है। तो आधार कार्ड अपने पोर्टल के ऊपर सेव नहीं होता है सर। ये गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से किसी का भी आधार कार्ड हम लोग सेव नहीं कर सकते। लेकिन तो मैच सेम यूजर और यूजर के नेम तो मैच हो रहा है ना सर, हमारे पास है। सर अजय वर्मा नाम के मेरे पास में 100 यूजर है। मोबाइल नंबर तो ईमेल एड्रेस तो मैच, किसका डाटा दूं आपको? नहीं, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस से मैच होएगा ना। मुझे एक बात बताइए कि एक सिंपल चीज है, उसने रजिस्टर ही नहीं किया अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, रजिस्टर किया करेंगे हम लोग उसको? वो रजिस्टर किया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर देखिए मेन चीज क्या है कि ये रेयर केस में एक आध बंदा हो सकता है कि उसने रजिस्टर किया है, उसका डिटेलिंग आप मुझे पर्सनली भेज दीजिएगा। ओके सर, उसका कुछ डाटा रहेगा तो। क्योंकि लेकिन वो बंदा ये अजय जी, मैं क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रहा हर किसी को, ये एमएसटी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। P2P ट्रेडिंग आपको आपके इंडिविजुअल लेवल पे करना है, उसमें कुछ लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, वो आपका है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन एक ही आदमी ऐसा बार बार डिफरेंट नेम से आ रहा है, उसको देखना है। एक बार एक आदमी चलेगा, कोई बात नहीं, इसको देखते चलिए, अभी पर्सनली सर। ओके, डन। दीपक कुमार जी। जी गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छा लगा कि एमएसटी में ज्वाइन करके सर, क्योंकि लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है तो एमएसटी ही करना बहुत जरूरी होता है। लाइफ में सब लोग जान चुके हैं और लाइफ चेंजिंग भी होता है इधर। सर मैं ये बोलना चाहता था, हम जो ढाओ में अभी 5000 कॉइन रख दिए हैं स्टेक करके, तो उसका क्या करेंगे सर? डाउ में आपने जो कॉइन दिए हैं वो रखिए, क्योंकि गवर्नेंस राइट्स आपके पास में है इस ब्लॉकचेन के, और वो 21 नोड्स एक्टिवेशंस के बाद में वहां पे जितने भी प्रोग्राम्स लाइव होते जाएंगे ना, वहां पे जो वोटिंग राइट्स आपके पास में उसको आप डेलीगेट करके रेवेन्यू बना सकते हो। रेवेन्यू बन जाएगा सर, आराम से आ जाएगा। 100% बनता है सर। आप एक बार बीएनबी के, इथेरियम के, कोई भी लेयर 1 ब्लॉकचेन के डाउ होल्डर्स के रेवेन्यू देखो गूगल के ऊपर सर्च करके। बहुत बढ़िया सर जी। और सर हमारा जो 21 नोड खत्म हो जाएगा तो हम जो स्टेक में रखे हैं, हमारा जो कॉइन स्टेकिंग हो रहा है, उसका भी रिवॉर्ड मैकेनिज्म, रिलीज मैकेनिज्म आ जाएगा, डोंट वरी। उसके लिए हम कुछ कॉइन देना पड़ेगा क्या सर? नहीं, कुछ नहीं देना पड़ेगा, वहां से रिवॉर्ड मैकेनिज्म डायरेक्टली क्लियर होगा कि वो कॉइन आपको कैसे कैसे रिलीज किए जाएंगे। अच्छा, तो उसमें उसके ऊपर हम अगर स्टेक करके रखेंगे रिवॉर्ड कुछ मिलेगा सर आगे चल के? पीओएस की बातें मैंने इसके पहले बताई है कि आप पीओएस कॉन्ट्रैक्ट में यदि आप कुछ कॉइन स्टेक करते हैं तो आपको वहां पे रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। अच्छा, ओके। और एक सवाल है सर। जी बोलिए दीपक जी। सुनाई दे रहे हैं ना? हाँ जी दे रहे हैं। हाँ, ओके। हम जो प्रोजेक्ट अभी डेवलप हो रहा है एमएसटी का, तो मेरा ये कहना है कि सर एक ही प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से डेवलप करके कॉइन का रेट ऊंचा
लेना जरूरी होता है। तो आपका क्या राय है सर? मुझे एक बात बताइए, एमएसटी कोई खुद का कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है क्या? नहीं। एमएसटी कोई प्रोजेक्ट बना रहा है क्या? एमएसटी अपने इकोसिस्टम्स को बना रहा है। प्रोजेक्ट बनाने वाले 100 हजारों लोग हैं जो एमएसटी के ऊपर डिप्लॉय कर रहे हैं। तो वो डिप्लॉय करेंगे, वो इस ब्लॉकचेन को यूज करेंगे। एमएसटी अपना इकोसिस्टम बना रहा है। तो जैसे जैसे उनकी प्लेटफॉर्म डिजाइन होते जाएंगे, जो थर्ड पार्टी डेवलपर्स है, इनोवेटर्स है, तो वैसे वैसे लाइव होते जाएंगे। ओके, और किसी भी लेयर 1 ब्लॉकचेन का रेट डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर और ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। तो जितनी ज्यादा प्रोजेक्ट ऑनबोर्डिंग होंगे, जितने ज्यादा प्रोजेक्ट डिजाइनिंग होंगे, जितने ज्यादा ट्रांजेक्शंस बनेंगे, उतना रेट अप्रिशिएट होगा। तो ये जो कार्बन प्रोजेक्ट कर रहे थे हमारा है सर, कार्बन प्रोजेक्ट, कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट 21 नोड्स एक्टिव होने के बाद में लाइव होगा। वो अपना नहीं है, एक थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी है, अच्छा ओके। ओके सर, धन्यवाद सर। गणपत राम जी, चलिए पंकज जी, मुझे लगता है 2-3 सवाल है, फटाफट ले लेते हैं। गणपत राम जी। हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए सर। मेरा एक ही क्वेश्चन भी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि एक व्यक्ति मिनिमम कितने कॉइन होल्ड कर सकता है? डिपेंड ऑन यू, आपकी कितनी एसेट आपको होल्ड करनी है। मेरे को 10 लाख करना है सर, 10 लाख कॉइन होल्ड करना है। जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। लेकिन कॉइन नहीं है मेरे पास, 51 फ्रैक्शन ही है, तो फिर कॉइन कहाँ से लूं मैं अभी? देखिए, आपके पास में फ्रैक्शन ही है और फ्रैक्शन ही आपको रेवेन्यू बना के देंगे। आप यदि मार्केट से कहीं से अवेलेबल होते हैं कॉइन, तो आप जरूर बाय करके रखिए। लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा, मैं आप सभी को बोल रहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा फ्रैक्शंस होल्डिंग को, क्योंकि फ्रैक्शन भविष्य है। पर ट्रेड हो गया, आपके हाथ से एसेट निकल गई जी सर, लेकिन फ्रैक्शन की ओनरशिप आपको लाइफ टाइम रहेगी। जी सर। राइट, ओके, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते, सुमन नंदी जी। हेलो, नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग, बताइए सर। सर बोल रहा था कि इस चैनल पे पोस्ट देखा था फीफा वर्ल्ड कप बोल के, और थोड़ा फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप मेरे पास में तो कोई सर पोस्ट नहीं है। चैनल पे देखा था फीफा वर्ल्ड कप, कोई इवेंट हुआ कुछ? नहीं, मेरे पास में तो ऐसा कोई पोस्ट नहीं है सर। ऐसा कोई पोस्ट कहीं से मिला है आपको, किसी ने बनाया है, तो आप मुझे भेज दीजिएगा। ओके, पुष्पा गिरिधर जी। पुष्पा गिरिधर जी, देवानंद लोहार जी। चलिए पंकज जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। देवानंद लोहार जी का लास्ट का क्वेश्चन लेते हैं और फिर गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग सर जी, मॉर्निंग सर। सर मैं उड़ीसा से हूँ, इसलिए थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है कि यहाँ पे रोज वैली हो गया और सहारा हो गया, ये दोनों की वजह से फील्ड टोटली हमारा चौपट हो चुका है। तो हमारे लोग जब हम मार्केटिंग में निकलते हैं तो एक सवाल करते हैं कि ये जो पैसा जो जमा हो रहा है, धीरे धीरे गवर्नमेंट जब इसके ऊपर नजर डालेगा तो कभी ऐसा ना हो कि इनके अकाउंट को जो है गवर्नमेंट किसी ना किसी बहाने से सीज कर ले, जैसे सहारा को रोज वैली को किया। तो कभी सिस्टम ऐसे करके कोलैप्स हो सकता है, इस टाइप से भी थोड़ी सी क्वेश्चन आती है सर मार्केट से। तो मैं थोड़ा इसके ऊपर, सबसे जरूरी बात कि गवर्नमेंट फर्स्ट डे से नजर रख चुका है अपने ऊपर, अपना हर साल का ऑडिटिंग हो रहा है सर। बिल्कुल जी सर, तो इसमें कोई दोहराई ही नहीं है, फर्स्ट डे से अपना ऑडिट हो रहा है। तो कहने का मतलब है जी, तो कहने का मतलब कहीं पे रिस्क नहीं है, जैसे कमिटमेंट्स को फॉलो करके हम लोग आगे जा रहे हैं और अपना जो फंड है
वो एज अ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स वीडियो सेगमेंट में आ रहा है और इसके जीएसटी इनवॉइसेस बन रहे हैं, टीडीएस कंप्लायंसेस बन रहे हैं और इस फंड को यूटिलाइज किया जा रहा है इस टेक को डेवलप करने के लिए। जी सर। और इसकी पूरी ऑडिट में गवर्नमेंट ऑडिट मार्केट में जैसे हम इसका जवाब दे नहीं पा रहे थे, तो आज आपके आंसर से सर हमें लगता है कि अब हम मार्केट में जवाब दे पाएंगे, क्योंकि एवेंजर्स प्राप्ति करने के बाद सर मेरा टीम चौक हो गया है। नहीं कोई बात नहीं, के बाद एक बात बताइए, इस पैटर्न में एक बात बताइए देवानंद जी, उनको एक बात बताइए। पहला तो उनको दे दीजिएगा अपना जीएसटी नंबर कि भैया हम लोगों ने जीएसटी इतना भर दिया। दूसरा दे दीजिएगा उनको एमसीए का सर्टिफिकेशन, उनको बोलिए एमसीए सर्टिफिकेशन नंबर पे आप जाइए, एमसीए पोर्टल पे जाइए, मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का आप डाटा निकालिए, उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तीसरा दीजिएगा उनको टीडीएस, जो आपका एवेंजर का टीडीएस कट होके तो आपके पैन कार्ड के ऊपर जमा हुआ है, तो वो बताइए उनको। तो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हर साल इस ब्लॉकचेन के जो इस कंपनी के जो ट्रांजेक्शन बन रहे हैं उसके गवर्नमेंट ऑडिट हो रहे हैं। तो इससे एक अच्छा तो किसी तरह की हमें खतरा जी हमें किसी तरह की खतरा नहीं है, ये हम बोल सकते हैं मार्केट में। डेफिनेटली धन्यवाद। डेफिनेटली ओके, थैंक यू सो मच। पुष्पा गिरिधर जी आप अनम्यूट कर पाएंगे, और रोहित स्वाजी जी। पुष्पा जी बताइए। जी सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज आ रही है। मैं पुष्पा गिरधर हरियाणा यमुनानगर से बिलोंग करते हुए आई हुई पार्टिसिपेंट को सभी को नमस्कार करना चाहूंगी। सर मेरी ना एक डाउन लाइन में है, उनके जो कॉइन है वैलिडेटर है वो, और जो उनके कॉइन है स्टेक पे नहीं लगे हुए, स्टेकिंग पे लगाना जरूरी है, वो पूछ नहीं, उनके कॉइन 50% होल्ड होते हैं मैम, उसको पीओएस करने की अभी जरूरत नहीं है। जिस टाइम पे पीओएस का ऑप्शन ओपन हो जाएगा उस टाइम पे उसको पीओएस कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके थैंक यू मैम। रोहित स्वाजी, रोहित जी अनम्यूट का मौका है आपको, लास्ट का क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी सर, राधे राधे। मैं बोल रहा हूँ क्या, जो एक क्वेश्चन था मेरा, हाँ जी मेरा क्वेश्चन था, वो जो फ्रैक्शन बाय करने से जो ऑफर आया था, वो नेक्स्ट ऑफर आने वाला कब है? शायद नहीं आ सकता सर। क्या नहीं आ सकता? अभी कोई ऑफर नहीं आ सकता, ऐसा मुझे लग रहा है। जी केवल जी, लास्ट का सेशन, लास्ट का सवाल आपका। चलो आपने सबसे लास्ट में हैंड राइज किया। थैंक यू सर, थैंक यू जी। हेलो, आ रही है आवाज? जी बताइए बताइए। हाँ जी सर, क्वेश्चन कोई नहीं है। आज का सेशन बहुत अच्छा लगे, नॉलेजेबल था। तो बस यही अब तो लग रहा है, अब तो एमएसटी धूम चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए पंकज जी सेशन को लास्ट की तरफ लेके जाइए। सागर कामल जी नेक्स्ट टाइम आप जूम में आपका हैंड राइज करिए, क्योंकि आपने सबसे लास्ट में हैंड राइज किया था, इसके लिए मैंने अनम्यूट का मौका नहीं दिया आपको। चलिए थैंक यू सो मच गाइस। एमएसटी का नॉलेज लेते रहिएगा, एमएसटी की बातें समझते रहिएगा, और हमारे ऑफिशियल चैनल्स के साथ में जरूर कनेक्ट करिए। और बी सेफ, स्टे सेफ, और आंखें खुली करके कोई भी चीज करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आपका आज का सेशन